टर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की एक बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त रूसी राजदूत एक आर्ट गैलरी में भाषण दे रहे थे, तभी हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फायरिंग के बाद हमलावर काफी देर तक नारे लगाता रहा। बाद में पुलिस फायरिंग में उसकी मौत भी हो गई। रूस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। रूसी राजदूत के हत्यारे की पहचान टर्की के स्पेशल फोर्सेस पुलिस के मेंबर के तौर पर की गई है। वो वारदात के वक्त ड्यूटी पर तैनात नहीं था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में क्रिसमस बाजार में एक व्यक्ति ट्रक लेकर घुस गया, जिसमें बाजार में खरीदारी कर रहे 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस को शक है कि ड्राइवर ने ट्रक को जानबूझकर भीड़ में घुसाया। पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है, जबकि ट्रक का ड्राइवर फरार है। इसी साल जुलाई में फ्रांस में ऐसी ही वारदात हुई थी। यहाँ एक ट्यूनीशियाई ट्रक ड्राइवर ने भीड़ पर विस्फोट से भरा ट्रक चढ़ा दिया था, जिसमें 84 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में इसे ISIS का आतंकी हमला करार दिया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पठानकोट आतंकी हमले में दाखिल चार्जशीट के बाद कहा कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों समेत 4 आतंकियों के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। इससे पहले NIA ने पठानकोट आतंकी हमले पर चार्जशीट दाखिल कर दी। 101 पन्नों की चार्जशीट में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ असगर, शाहिद लतीफ और कासिम जान को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में पठानकोट हमले की साजिश और उसे अंजाम देने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें मौलाना मसूद अजहर जो जैश-ए-मोहम्मद का चीफ है, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। टेक्निकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे किया गया है। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हुए आतंकी हमले में 7 सैनिक शहीद हो गए थे। 80 घंटे तक चले ऑपरेशन में सभी 4 आतंकवादियों को मार दिया गया था। 2013 में हैदराबाद बम ब्लास्ट केस में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 2 को-फाउंडर यासीन भटकल सहित 5 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई गई है। हैदराबाद की NIA स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला दिया है। यासीन भटकल के अलावा एजाज शेख, असदुल्ला अख्तर और तहसीन अख्तर को मौत की सजा सुना दी गई। इसमें ज़ियाउर रहमान पाकिस्तान का रहने वाला है। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत रेयर केस है जिसमें फांसी की सजा दे सकते हैं, इसीलिए पूरे 5 को भी सजा फांसी दे दी। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर में बस स्टैंड के पास 2 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बैंक की लाइन को कम करने के लिए सरकार ने पुराने नोट जमा कराने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब 5,000 रुपए से अधिक के पुराने नोट 30 दिसंबर 2016 तक एक खाते में एक ही बार जमा किए जा सकेंगे। यानी 5,000 से अधिक कोई भी रकम एक खाते में एक बार में जमा की जा सकती है। हालांकि 5,000 से कम की रकम के लिए नियम पहले जैसा ही रहेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से हर रोज पैसा जमा कराने वालों की भीड़ बैंकों में कम होगी और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। नया नियम सोमवार 19 दिसंबर से ही लागू है। जिस व्यक्ति के पास जितनी पुरानी करेंसी है वो एक मुश्त जाकर उसको डिपॉजिट करा दे, उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रोज रोज बार बार जाता है, उसको डिस्करेज करने का ये प्रयास है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले बेनामी चंदे पर चुनाव आयोग की मांग का PM नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। कानपुर में परिवर्तन रैली के दौरान PM ने कहा कि BJP चुनाव में कालेधन के खिलाफ है। ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी और मैंने आग्रह किया था कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। चुनाव आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक कानून में बदलाव कर राजनीतिक दलों को 2,000 रुपए या इससे ज्यादा का बेनामी चंदा लेने से रोका जाए। फिलहाल 20,000 तक का बेनामी चंदा लिया जा सकता है। चुनाव आयोग के सिफारिश की हम प्रतीक्षा करेंगे। इसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग में कंसेंसस की कोशिश करेंगे। अभी मीडिया में मैंने पढ़ा है, मैं देश का कानून मंत्री भी हूँ। उनके औपचारिक पद की हमें प्रतीक्षा में देखूंगा। इसके बाद चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की मस्जिदों में चलने वाली गैर कानूनी शरिया अदालतों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को ऐसी अदालतों को बंद करने का निर्देश दिया है और 4 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थल सिर्फ धार्मिक मकसद के लिए है। अदालत ने ये टिप्पणी एक NRI की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में चेन्नई की मक्का मस्जिद शरीयत काउंसिल और राज्य की दूसरी शरीयत अदालतों पर आरोप लगाया गया है कि उनकी वजह से बेकसूर मुस्लिमों को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से तलाक और दूसरे मामलों का निपटारा कर रही है।
देश के 4 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर को बड़ा झटका लगा है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए EPFO रेट पे बड़ी कटौती कर दी गई है। 2016-17 के लिए EPFO ब्याज दर 8.8% से घटाकर 8.65% कर दी गई है। बेंगलुरु में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT की बैठक में EPFO रेट घटाने का फैसला लिया गया। वित्त वर्ष 2015-16 में EPFO रेट घटाकर पहले 8.7% कर दिया गया था, लेकिन बाद में ट्रेड यूनियंस के विरोध के बाद इसे फिर से 8.8% कर दिया गया था। 8.65% इंटरेस्ट रेट देने का आज लोगों ने फैसला किया है। तो हमारा EPFO हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे मजदूरों के लिए ये जो है ज्यादा दिया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ने ग्रामीण इलाकों में फ्री मोबाइल डेटा पर गाइडलाइंस जारी की है। ट्राई ने अपनी गाइडलाइंस में हर महीने 100 MB की डेटा फ्री देने की सिफारिश की है। ये डेटा थर्ड पार्टी यानी ऐप के जरिए मिलेगा, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको फ्री डेटा के लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। दूसरी तरफ कॉल ड्रॉप से परेशान लोगों के लिए सरकार जल्द ही टोल फ्री नंबर शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका नंबर 1955 होगा। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। करियर का तीसरा टेस्ट खेल रहे करुण नायर ने नाबाद 303 रन बनाए। करुण नायर ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले भारत के दूसरे बैट्समैन हैं। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग 2 बार 13 शतक लगा चुके हैं। करुण की इस कामयाबी पर PM मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही सहवाग ने भी करुण को शुभकामनाएं दी। करुण नायर की ट्रिपल सेंचुरी और KL राहुल के 199 रन की बदौलत भारत ने इस मैच में पहली पारी में 759 रन बनाए। ये टेस्ट मैच में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है।